अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूँ किरण नाज। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम सेनेट पे पेश कर दिया है। चेयरमैन सेनेट ने मुसव्विदा कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ को भिजवा दिया है। यहाँ पर अहम बात यह भी है कि कैबिनेट की सदारत वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान से वीडियो लिंक के ज़रिए की है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल बाकू गए थे और हुकूमत को ऐसी क्या जल्दी थी कि वज़ीर आज़म की वापसी का इंतज़ार भी नहीं किया गया। ये वो सवाल है नाज़रीन जो अपोजिशन उठा रही है। 27वीं तरमीम के मुसव्विदे में 39 शिकों में मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़ की गई हैं, जिनमें 40 तरामीम अदलिया से मुतल्लिक हैं। वज़ीर कानून ने सेनेट में 27वीं तरमीम पेश करते हुए बताया कि आर्टिकल 243 में तरामीम से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म हो जाएगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा देने समेत फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की भी तजवीज़ है। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस या आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का सरबरा मुकर्रर करेंगे, जिसका ताल्लुक पाक फौज से हो। The office of Chairman Joint Chief of Staff Committee shall stand abolished with effect from 27th day of November 2025. आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, फील्ड मार्शल हैं, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं। ये कौमी हीरोज होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। उस टाइटल को भी आपने क्योंकि प्रोटेक्शन देनी है आईनी, उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वजीर आजम का इख्तियार नहीं होगा, पार्लियामान का इख्तियार होगा। आर्टिकल 243 से मुतालिक आपको बता देते हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को ये ओहदा 1971 की जंग के बाद 1973 में मुल्क के तीसरे आइन में मुतारिफ करवाया गया था। 52 साल पहले भारत के साथ जंग के बाद इस चेक को शामिल करने का जो मकसद था, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन का सिस्टम बनाने के लिए लाया गया था। लेकिन 1971 की जंग से अब 2025 की जंग तक वक्त ही नहीं, जंगी निज़ाम, जंग की साइंस भी मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। मौजूदा हालात में कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा ज़रूरत एक मरकज़ी कमांड की बताई जा रही है, जिसका अंदाज़ा मई में भारत के खिलाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की कमांड में तमाम फोर्सेस की मुश्तरका काविशों के नतीजे में मिलने वाली कामयाबियों से लगाया जा सकता है। इसी और फिर मौजूदा हालात के तनाजुर में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा सामने आया है। इससे मुताल्लिक जो तफसीलात अब तक मुझे मौसूल हुई हैं, उनके मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 3 मुसल्लह अफवाज की कमांड करेंगे। आईनी तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल की तरह मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे भी होंगे और ये अफसरान ताहयात अपना रैंक, मराद और वर्दी को बरकरार रखेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने यह भी ऐवान को बताया कि फील्ड मार्शल के ओहदे को तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है, जिसके लिए फील्ड मार्शल का टाइटल वापस लेने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं होगा, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार होगा। इसी तरह मार्शल ऑफ द एयर फोर्स एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट का टाइटल भी वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा। यानी इन ओहदों पर मौजूद अफसरान को सिर्फ आर्टिकल 47 के तरीक़ाकार के तहत ही हटाया जा सकता है। जिस तरह सदर का मुआवजा किया जाता है और सदर के मुआवजे का तरीक़ाकार भी बड़ा वाज़ेह है। तहरीक पेश करने के लिए कौमी असम्बली या सेनेट के निस्फ अराकीन के साइन की ज़रूरत होती है, जिसके बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है। दीगर तरमीम की साथ साथ बात कर लेती हूँ तो इनमें आईनी अदालत का क़याम शामिल है। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार भी होगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी, जिन्हें सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर तैनात करेंगे। आईनी अदालत का जज सुप्रीम कोर्ट से आएगा या फिर हाई कोर्ट से लिया जाएगा, जिसके लिए हाई कोर्ट का 7 साल का तजर्बा होना ज़रूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के नाज़रीन आईनी इख्तियारात महदूद और नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आईनी अदालत आईनी तशरीह और तनाज़ात के फैसले करेगी। तरामीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज रिटायर तसव्वुर होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़ दी गई है। पिछले दिनों सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब उन्होंने खबर दी थी कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब रवा माह 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। अगर उनकी खबर दुरुस्त है तो फिर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिटायरमेंट की मुद्दत में 3 साल की तौसी हो जाएगी आईनी तरमीम का इतलाक,
या फिर नए आने वाले जजेस पर होगा? यकीनन इस सवाल का जवाब भी चंद दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। इन तरमीम के साथ आर्टिकल 175A में जजेस तकर्रुरी के लिए नया तरीक़ाकार भी तजवीज़ किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 तजवीज़ की गई है, जिसमें दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान शामिल होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त भी आयद होगी। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जा रही है। दीगर तरामीम में वज़ीर आज़म के मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 हो जाएगी। वज़राए आला के सूबाई वज़रा 15 से बढ़कर 17 हो जाएंगे। ताख़ीर से मुंतखब सेनेटर्स मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएंगे। दूसरी तरफ सेनेट में 27वीं कौमी जो ये तरमीम है ये पेश किए जाने के अपोजिशन की तरफ से बड़ा शोर शराबा किया गया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा कि लगता है कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल मंजूर करवाने की जल्दी है। उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के बगैर 27वीं तरमीम पर बहस नहीं हो सकती। साथ ही नाज़रीन उन्होंने ये कानून व इंसाफ की कायमा कमेटी में शिरकत न करने का ऐलान भी कर दिया। JUI ने भी कमेटी का बॉयकॉट किया है। इसी पर बात करने के लिए, इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मौजूद मेहमान हैं, वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क्या ना माना चेहरा हनीफ अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। बहुत इंपॉर्टेंट तरमीम जिसके बारे में पहले तो हम सुन ही नहीं रहे थे, हम जिससे भी पूछते थे वो कहता था नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। फिर अचानक हमें पता चला कि ये होने जा रही है। अब फाइनली आज ये कैबिनेट से मंजूर होकर और फिर इसका मुसव्वदा आगे पहुंच गया है, जहां पर शोर शराबा हो रहा है बड़ा अपोजिशन की तरफ से। सर क्या कहते हैं आप इसको? यकीनन जो आईनी अदालत में से लेकर अस्करी ढांचे में जिस तरह की तब्दीलियां की जा रही हैं, इसके बड़े गहरे असर जो है वो मुस्तकबिल में हमें देखने को मिलेंगे। आप क्या समझते हैं कि जो जितनी भी तरमीम की जा रही हैं 48 की 48, इन तमाम को बासानी पास करवा लेंगे, हो जाएगी? पहली बात तो ये कि असरात से मुराद आप पॉजिटिव असरात क्या है, बिल्कुल ठीक है, इस मुल्क और कौम के लिए, किसी शख्स के लिए नहीं है जी। और ये जो 10 मई के बाद की सूरत हाल है उसके अंदर जो तजर्बात पाकिस्तान को हुए उसकी बुनियाद के ऊपर इसको करना बड़ा ज़रूरी था जी। और ये सारी चीज़ें जो हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा दुनिया में किसी जगह पहले नहीं हुआ जी। कुछ जजेस के हवाले से ये फैसले पहले नहीं हुए, या इसी तरह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है जो एक ओहदा दिया गया है उसके अंदर भी तकाजा करता है कि आप देखें ना कि आप मशरक में भी दुश्मन आपके सामने खड़ा है, मगरब में भी दुश्मन आपके सामने खड़ा है, आपने फैसले करने हैं तो इतने बड़े फैसले एट द 11th आवर तो नहीं होंगे ना। और फिर दूसरी बात यह है कि कोई एयर चीफ और कोई जो आपके एडमिरल हैं उनकी जुरिस्डिक्शन में तो किसी जगह के ऊपर कुछ नहीं हुआ ना, वो तो अपनी अपनी जगह के अपनी कमान उसी तरह करेंगे, उसके अंदर तो कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। जजेस के मामले के ऊपर भी अगर आप देख लें तो जजेस के मामले के ऊपर भी देख लें कि क्या हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है और जो COD में हमारी पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी कि वो अलहदा होगी, वो सेपरेट हो गई है। अब 56,000 में से कोई तकरीबन 40,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट को चले जाएंगे और बाकी कोई 15,000 16,000 केसेस जो हैं वो आपके चले जाएंगे उधर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, आईनी बेंच के अंदर। और फिर इसी तरह 68 एज है उनकी। लेकिन सर वो जो एक कंसेंट था ना जज का वो खत्म हो गया है। अब अगर जज नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद उनको ये देखे ना एक बड़ी पहली एक बात देखिए, ये नौकरियां जो है ना ये मर्जी से नहीं हो सकती ना। देखिए ना, मैं अभी एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। हमारे DMG के बहुत सारे लोग हैं जो बलूचिस्तान में सब ने सर्व किया हुआ है, KP में सर्व किया हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान तो लाजम है। आप सर्विसेज के लोग जिनका इंस्टीट्यूशन के लोग, फौज के लोग, फौज पाकिस्तान के लोग जिनका इनसे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि वो जब बलूचिस्तान के अंदर KPK के अंदर सियाचिन के अंदर ये आज मैक्सिमम जो जर्नैल हैं ये तो पिछले 30 साल से जंगें लड़के आए हैं, इन्होंने सर्व किया बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर। तो वो तो कहें जी मैं तो KPK नहीं जाऊंगा, मैं तो बलूचिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं तो सियाचिन नहीं जाऊंगा। तो इस तरह होता है, नौकरियां अपनी मर्जी से नहीं होती, ये आप ज़हन में रखें। तो जब आप नौकरी करेंगे, मुलाजमत करेंगे, जो भी हो, जहां भी हो, DMG में हो, PSP में हो, PSP कैटर के हो, या आप हो इसके अपना फौज पाकिस्तान से हो, या अदलिया से हो, या आप छोटे किसी जगह के ऊपर एम्प्लॉयज हैं, या पाकिस्तान रेलवे में है, या PIA में है, तो सब अगर अपने अपनी मर्जियों से नौकरियां करनी है तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? तो इसलिए ये तो आप भूल जाएं। आप देखें ना, अगर किसी को, अगर सारी जिंदगी किसी ने इस्लामाबाद में गुजारी है
तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो बलूचिस्तान चला जाएगा तो ये सारों के साथ है ना। तो इसी तरह अगर बलूचिस्तान वाला कोई इस्लामाबाद आ जाएगा या पेशावर हाई कोर्ट का कोई लाहौर चला जाएगा या लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाएगा, तो ये तब्दीलियां जो है ये आइन और कानून के मुताबिक होंगी। रात की तारीकी में कोई, आज दिन की रोशनी में मसवदा हमारे सामने रखा गया। अच्छा सर, और दिन की रोशनी में आपने सेनेट में ले किया। अच्छा अब्बासी साहब, मसला ये है कि अगर आप फौज की बात करते हैं और अगर आप अदलिया की बात करते हैं, तो फौज में हम देखते हैं जितने भी अफसरान हैं वो जहां जहां पोस्टिंग अपनी से होकर आए हैं, ये पता होता है सबको कि ये जो भी कुछ वहां पर एक सिस्टम है, एक हायरार्की है, वो पूरा एक मेरिट के ऊपर सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन अदलिया के ऊपर फिर यहां पर ये इल्जाम लग रहा होता है कि अपनी पसंद नापसंद के फैसले लेने के लिए हुकूमत की जानिब से अगर किसी जज का फैसला आपको पसंद नहीं आ रहा तो उठाया और उनको किसी और जगह पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई। जिस जगह से आ रहा होगा उसके चीफ जस्टिस को, जिस जगह जा रहा होगा उसके चीफ जस्टिस को, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, दोनों का कंसेंट शामिल होगी। ठीक है जी, इसके अंदर ये मौजूद है। सही। तो इसलिए कोई इतना बड़ा कोई फैसला नहीं हुआ और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जहां तक आपने कहा कि आप मंजूर करवा लेंगे, देखिए ना, मंजूरी तो हो गई ना अभी। तो इसमें तो इन सारी शिकों के ऊपर तो कंसेंट हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी शामिल है। अगर उनका नहीं था तो एनएफसी के ऊपर ना हुआ, उनका ड्यूल नेशनल के ऊपर नहीं हुआ। मुझे सिर्फ एक जरूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि देखें ना, अगर पार्लियामेंटेरियन ड्यूल जो है नेशनल नहीं बन सकता तो फिर आप जो सर्विसेज के लोग हैं तो उनके लिए भी ड्यूल नेशनल होना लाजम नहीं है ना, वो नहीं होने चाहिए। यानी उनको नहीं होना चाहिए, ममानत होनी चाहिए। तो ये इसके ऊपर एक दोहरी शरीयत के मामले पर और एक एनएफसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज है। इसके अलावा देखिए ना, पॉपुलेशन के हवाले से आप ये दोनों हो रही हैं सर। ठीक है ना जी, ये अभी तो नहीं, अगर 28वीं आई तो उसमें शायद हो जाए। अभी 27वीं आई है ना, तो 27वीं के बाद 28वीं आती है, 29 तो नहीं आ सकती ना, 28वीं आएगी। अब्बासी साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दोहरी शरीयत वाले मामले पर मान गई थी और फिर उसके बाद इनकार किया? ये मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं था, तो मैं ऐसे ही आपसे बैठ के कह दूं कि मान गई थी या नहीं मानी थी। लेकिन उनकी सीएससी ने जो चीजें अप्रूव की उसी के ऊपर, क्योंकि वो हमारे इत्तेहादी हैं, तो हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं करनी ना उनके साथ, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की ना। हमारे जितने इत्तेहादी हैं, जितने अलाइज हैं, उनके साथ मिल के हमने ये फैसले किए हैं। और ये अभी आपके, मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा 14 तारीख से पहले या मैक्सिमम गए तो 14 तक ये सारी मंजूर हो जाएंगी, अपना सेनेट से होती हुई, नेशनल असेंबली से होती हुई अप्रूव हो जाएगी। सही। अच्छा सर, आइन में जिस तरह सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना है और मुकदमात से तहफ़्फ़ुज़ है, नून लीग की जानिब से जो मुश्तरका कमेटी का इजलास है उसमें वज़ीर आज़म को भी ऐसे ही इस्तिस्ना और तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ दी गई है क्या? मैंने भी सुना है कि दी गई है, तो अगर दी जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है ना, जो मर्जी उठे और उसको रात की तारीकी में याद आए कि इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, तो इस तरह तो नहीं है ना। उसको उसके खिलाफ मुकदमा बना दिया जाए, मुकदमात में घसीट दिया जाए, तो ये बिल्कुल फैसले ठीक है, कोई इस पर फैसला गलत नहीं। सही है सर। आईनी तरमीम में वज़रा और मुशीरान की तादाद, इसमें इजाफे की तजवीज़ भी आई है। लोग देखे ना, कोई किसी जगह के ऊपर डिमांड, आजकल IT का दौर है, आजकल टेक्निकल आप दुनिया के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं, तो आपको 1 या 2 लोगों की मजीद जरूरत अगर किसी जगह है, सूबे में है, सूबे में भी कर दिया गया है। और ये देखिए वक्त के साथ साथ ये हुकूमती फैसले होते हैं। लेकिन सर एक और मामला ये भी तो है, वसाइल अभी हमारे कम है, अखराजात ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर मुशीर आते हैं, प्रोटोकॉल आते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। देखिए मेरी बात, एक बंदे ने सर्व करना है आपके लिए, ठीक है ना, उसने अपनी सर्विसेज देनी है। कौन सा प्रोटोकॉल और कौन सी सैलरी, अगर आप मिनिस्टर की सैलरी देखें, कहें जी 5 लाख सैलरी है जी, ठीक है ना जी, अच्छा जी फला है जी, सुबह से लेके शाम तक, सुबह 9 बजे निकलता है, शाम 9:30 बजे 10 बजे घर जाता है। किसके लिए? वो अपना कोई ठेला तो नहीं लगाया होता, कोई दुकान तो नहीं चल रही होती ना, वो अपनी सर्विसेज सर्व कर रहा था नेशन के लिए। तो कम से कम उसको कंफर्ट लेवल नहीं तो इतना तो हो कि कम से कम वो सर्विसेज के दौरान, जैसे 8 घंटे से ज्यादा आपने ड्यूटी नहीं लेनी, तो आप तो उससे तो ले लेते 18 घंटे। वैसे ये यहाँ पर जो एतराज है अब्बासी साहब, वो पैसों पर नहीं है, तादाद बढ़ाने पर है। नहीं, कोई इतनी बड़ी ये किरण, इसमें कोई किसी को कोई एतराज ही नहीं। कोई आवाज आई, किसी को पता चला?
सही, ठीक है ना, जिनकी आवाज आ रही है उनकी चीखों की आवाज तो आती रहेंगी जब तक ये मुमलकत खुदादात पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी को परवान चढ़ाते रहेंगे, उनके फैसिलिटेटर बनते रहेंगे, उनकी आवाजें आनी है। तो इसलिए मैं ना मानू वाली बात पे हम नहीं जाते, लेकिन जो इस वक्त की आपका जो सवाल है उसका जवाब मुझसे ले लें कि 14 तारीख से पहले पहले ये सारी तरामीम जो है वो पास हो जाएंगी, तो फिर कौन सी बात और है? इसको कैसे टैकल करेंगे? जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुल्क गिर एहतजाज की बात कर रहे हैं, कॉल दे दी उन्होंने। देखिए जी, वो कई एहतजाज की कॉल दी गई और कई एहतजाज की कॉल, हाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करें, हाजिर हैं हम। जिसने ये कोशिश की ना कि वो अपना वो 26 नवंबर वाला ड्रामा करने की या कोई और ड्रामा करने की, तो उसके साथ फिर उस तरह नहीं, फिर वो हार्ड स्टेट वाज़े क्लियर। सर मुझे फरमाइए, बलूचिस्तान असम्बली में सीट्स बढ़ाकर 95 करने की तजवीज़ है और इनका कौमी असम्बली में नुमाइंदगी बढ़ाने की भी तजवीज़ है सर? लिखा तो हुआ है उसके अंदर के कुछ दो के करीब मेरे ख्याल है सूबाई सीटें बढ़ाने क्या है, और बहुत बड़ा सूबा है तो उसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज हुई है, कोई एक दिन में तो नहीं हुई ना, ये 15-20 दिन से चीजें जो हैं वो, बल्कि इससे भी पहले कई महीनों से लगी हुई थी, लेकिन मैच्योर जो है वो 10-15-20 दिनों के अंदर। बस अब मियां साहब की क्या राय है इन तमाम तरामीम पर जो होने जा रहा है? ये देखिए, पहली बात तो ये है ना, कोई कहता है जी कि मियां साहब को शायद इस पे कोई एतराज है, पता नहीं महमूद खान चक जी ने कहा या किसी ने, कोई बात मुझे आपके कान में उन्होंने कहा है। उनके भाई जो है सबसे बड़े पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो दुनिया में इस वक्त अपनी धाक बिठा रहे हैं, उनकी बेटी जो है मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं सारी मुशावरत अपने लीडर नवाज शरीफ से करता हूँ, बीबी कहती हैं कि मैं अपने सूबे की जितनी मुशावरत है मैं अपने लीडर नवाज शरीफ से करती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद और कौन सी बात रह जाती है कि बंदा ये तस्दीक करे बार बार कि जी मियां नवाज शरीफ साहब से गुजरी है, पूछ के कि नहीं गुजरी। इससे मियां साहब खुश हैं 27 जो फैसले इनके हैं वो मियां नवाज शरीफ से बगैर तो हो ही नहीं सकते ना, कैसे हो सकते? ठीक, मियां साहब की तमाम शिकों में रजामंदी शामिल है, मुशावरत के साथ हो रहा है जो भी हो रहा है में। देखिए ना, मुशावरत प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं, छुप के नहीं कहते, रात की तारीकी में नहीं कहते कि मैं अपने लीडर से गाइडेंस लेता हूं, तो इसके बाद कौन सी बात रहेगी? सही। अच्छा, इस बात पे तो आपने सर क्लियर कर दिया, एक बार फिर मैं नाजरीन की क्लैरिटी के लिए पूछ लेती हूँ। आप कह रहे हैं एक तो ये जो एनएफसी वाला मामला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि इसके ऊपर नहीं राजी हुई है, तो ये इस दफा नहीं हुआ तो 28 पे ये हो जाएगा, 28वीं तरमीम पर। ड्यूल नेशनल पे नहीं माननी, और ये जो इसका है नसाब की यकसा नसाब के ऊपर नहीं मानी, तो जिन पे नहीं मानी वो अब नहीं हो रही है, तो हमने भी जबरदस्ती तो नहीं करनी ना उनके साथ। ठीक, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ, ये लेकिन सर जो 27वीं में नहीं मान रहे वो 28वीं में कैसे मानेंगे? कोई पता नहीं, 27वीं में तो अभी बहुत सारी चीजें जो 26वीं में नहीं मानी गई 27वीं में मानी जा रही है ना, तो अब 27वीं में नहीं जो मानी जा रही है वो 28वीं में मानी जाएंगी। अगर मुल्क और कौम को देखे ना, अगर मुल्क और कौम को अशद जरूरत हुई और मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में, तो 28वीं भी आ जाएगी। क्योंकि देखे ना, इस आइन में पहली अमेंडमेंट हुई ना, उसके बाद दूसरी तीसरी, फिर 28 पे पहुंचे ना, 27 पे पहुंचे, तो अगर 27 के बाद 28 ही आएगा ना, 29 तो नहीं आएगा, तो 28वीं भी आएगी जरूरत पड़ने पर। वैसे राना साहब तो कह रहे हैं कि 27 आ रही है, उसके बाद 28 भी आएगी और 29 भी आएगी। मैं आपसे कंफर्म ये करना चाह रही हूँ, इसी साल में आ जाएगी? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, साल तो अभी 2 महीने रहते हैं, हो सकता है इसी साल में आ जाए, हो सकता है अगले साल के अवाइल में आ जाए। सर एक इल्जाम ये भी लग रहा है कि जो मैंने आगाज में भी बात की थी कि पहले तो हम बार बार सबसे पूछते थे कि 27वीं तरमीम हो रही है या नहीं हो रही, तो पहले कहा जाता था कि नहीं जी ऐसा कुछ अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर अचानक से आ गया। अब मौलाना साहब भी ये बात कर रहे हैं, अपोजिशन की दीगर जमातें भी ये सवाल उठा रही हैं, ये बात कर रही हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? कोई जल्दबाजी नहीं, मैंने तो आपके सामने किरण रखा है कि कितने हफ्तों से ये एक्सरसाइज हो रही थी, कहाँ जल्दबाजी? तो मसवदा आपको तो नहीं दिखाना था, अपोजिशन को तो नहीं, तो वो तो उस वक्त दिखाना था। 5-6 दिन पहले बिलावल साहब ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि 27वीं तरमीम का मुसवदा हुकूमत की जानिब से उनके सामने रखा गया है, या उनके सामने वो सिफारिशात या तजावीज़ रखी गई हैं। उससे पहले हमने 18वीं तरमीम के मामले में पूरी ये एक्सरसाइज देखी है, जो पूरा 1 साल तक इजलास होते रहे, मुशावरत होती रही। इस वक्त ना, इस वक्त मुल्क जिन सूरत हाल से गुजर रहा है, मैंने पहले आपके साथ कहा है प्रोग्राम में, या नहीं कहा, या शुरू में कहा है कि मशरक में भी दुश्मन बैठा है, मगरब में भी दुश्मन बैठा। आपने जो फैसले किए हुकूमती फैसले, हुकूमती अलाइज ने बैठ के करने हैं ना, तो कर लिए, और पहले से चल रहा था, शुनीद भी थी, लेकिन ये तो नहीं होता ना, मसवदा आज कैबिनेट के पास आया ना, कुछ 10 दिन पहले हमारे पास आ जाता, हम पब्लिक कर देते। क्यों?
हमने अपने लाइज को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेना था, उनसे बातचीत नहीं करनी थी। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में कहा कि मैंने आसफ अली जरदारी साहब से भी मुशावरत की, मैंने मक्सी साहब से भी की, मैंने खालिद मकबूल साहब से भी की, मैंने अलीम खान साहब, मैंने दीगर जितने हमारे सालिक साहब है तमाम अलाइज के साथ की। तो वो मुशावरत जारी थी ना, तो कोई एक दिन में तो नहीं होगी ये सारी बातें। सर एक मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगी। ये MQM वाला मामला, वो बहुत ज्यादा बेचारे पुरुम्मीद थे कि इस बार भी शामिल होगा, अभी उनका बिल पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए उनके बिल की ना हम मुकम्मल हमायत करेंगे कमेटी के अंदर, ठीक है जी, और लोकल पार्टीज की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो कमिटमेंट वजीर आजम के ने की है वो इंशाल्लाह ताला हम पूरी करेंगे। लेकिन अकील मलिक साहब कल कह रहे थे कि जिस पे वोट्स आते जाएंगे वो मंजूर होती जाएंगी। मैंने कहा हम तो हमायत करेंगे, पार्टी हम हमायत करेंगे, और वो भी इस बात पे पुरुम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से तो हिमायत की जाएगी। सर आखिर में जरा अफगानिस्तान का जो ये मामला है, पाक अफगान मुज़ाकरात हो रहे थे, हम 6 नवंबर तक गए, फिर कल बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि इसके आगे अब बात नहीं होगी। देखिए पहले पता नहीं आप ही के प्रोग्राम में मैं आया था तो निकालने, मैंने कहा था कि आपने कहा, मैंने कहा कोई पुरुम्मीद आपको नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा था उसमें से। देखिए पहली बात तो ये है कि आप जहन में ये रखें कि सारी दुनिया को पता है कि शायद वहाँ एक ग्रोह की हुकूमत है, नहीं इस तरह नहीं है। 25 से ज्यादा वहाँ ग्रुप्स हैं जिन्होंने डिफरेंट एरियाज के ऊपर अपने यहाँ कब्जा किया हुआ है और वहाँ पे वो हुकूमतें चला रहे हैं। हमने 44 साल गले से लगाया, यहाँ कारोबार किए, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जायदादें खरीदी, यहाँ पे बड़े हुए, 3 नस्लें बड़ी हुई। लेकिन क्या हुआ जब पाकिस्तान बना उस वक्त भी मुखालफत, 1965 में हिंदुस्तान ने हमला किया, उन्होंने भी हमला कर दिया। 1971 में सकूत ढाका होता है तो जश्न काबुल में मनाया जाता है, पाकिस्तान के परचम को पांव तले रोंदा जाता है। इससे पहले मुझे पिंडी इस्लामाबाद में ये मैं तमीज ही नहीं कर सकता था कि अफगानी कौन है पाकिस्तानी कौन है। हमें तो उस दिन पता चला जब पाकिस्तानी परचम को पांव तले, और जब हिंदुस्तान की खिलाफ मैच में। इन सारी चीजों का ये है, मैं जो बात करने जा रहा हूं ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि पाकिस्तान ने एक ही मुतालबा किया था और शायद लोगों को पता नहीं है। जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी बेस करती है ना एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप बताएं कि अफगानिस्तान की इकॉनमी किस पे बेस करती है? जंग के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर। वो दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर वो वहां से कैसे हाथ खींच सकते हैं, लेकिन उन्हें बाकी अपनी आवाम का ख्याल नहीं करना। लैंडलॉक कंट्री है वो, सारा आटा यहाँ से जाना है, चीनी यहाँ से जानी है, चावल यहाँ से जाना है, घी यहाँ से जाना है, और आपके पास है कुछ नहीं। सर मीडिएटर्स क्या कर रहे हैं अब इस पर? वो पीछे हट गए। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब मैं ये जहन में रखिएगा कि अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे मतलब कि इसी तरह अपनी प्रॉक्सी के जरिए, उन्होंने जैसे इंडिया अपनी प्रॉक्सी के जरिए हमलावर है KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, अगर वहां से वो सरजमीन इस्तेमाल होती है तो उसका जवाब अब मीठा नहीं दिया जाएगा, उसी तरह दिया जाएगा जैसे पहले काबुल और कंधार में। सर सालिस पीछे हट गए हैं अब? अभी तक तो मेरे ख्याल हमने उनका शुक्रिया अदा कर दिया। उनका शुक्रिया अदा करने का मकसद ये ही हुआ ना कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को कबूल किया, अपनाया, और उन्होंने देखा कि जो वहां पे मुज़ाकरात के लिए आए हैं वो बार बार काबुल की तरफ देख रहे थे। हमारे कोई डेलीगेशन कुछ लोग हैं वहां पर? नहीं, सब आ गए वापस। सब आ गए, और काबुल से देखे ना, वो बार बार काबुल से, और काबुल वाले बार बार हिंदुस्तान से जब आगे मशवरा करेंगे, मुशावरत करेंगे, तो वो तो पाकिस्तान उन्हीं के रिक्वेस्ट पर हम मुज़ाकरात की तरफ गए थे और हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ उससे बेहतरी निकलेगी, क्योंकि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब अफगानिस्तान ने जो करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि जवाब वैसे ही मिलेगा जैसे कुछ अर्सा पहले मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हनीफ अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, 27वीं तरमीम पर मामला डिस्कस करें, ब्रेक के बाद वही डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज प्रोग्राम में मौजूद है हमारा, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रगुजार हूँ कामरान साहब आपके वक्त की। सबसे पहले तो ये बताइए, JUI ने आज मुश्तरका कमेटी का इजलास का बॉयकॉट किया है, मुसव्वदा देख लिया होगा ऑब्वियसली आपने। JUI का क्या मौक़िफ़ है इस पर? किन निकात को आप समझते हैं कि ये दुरुस्त हैं और किन निकात पर आपको एतराज़ है सर? एक तो पहले तरीकाकार पे एतराज है कि जो तरीकाकार है वो दुरुस्त नहीं है। अभी तक सेनेट का इजलास चल रहा था और कमेटी जो है वो सेनेट के इजलास के दौरान एक पैरेलल कमेटी के पास रेफर भी हो गया, उसका इजलास शुरू भी हो गया, और साइड बाय साइड
असेंबली में अभी तक ये डॉक्यूमेंट ले नहीं हुई है, और सारे उसके मेंबर्स जो है ना, वो जो उस कमेटी के मेंबर्स हैं उनको बुलवा के बिठा भी दिया गया। ये कोई अजीब व गरीब सूरत हाल थी। फिर हमने अभी तक पढ़ा, इसको डिटेल में पढ़ना है, इसमें 48-49 क्लासेस हैं, उसको पढ़ना है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के देखना है। तो जब हम गए हैं कमेटी में, उस वक्त इजलास कमेटी का शुरू हो चुका था, हालांकि सेनेट का इजलास खत्म नहीं हुआ था। और जब ये बात सामने रखी कि अभी हमने पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस लेना है, अभी हमने पार्टी के अंदर डेवलप। अच्छा कामरान साहब, ये फरमाइएगा सर, वैसे ये जो बात कर रहे हैं आप, ये कानूनी तौर पर सर दुरुस्त है कि कौमी असेंबली में अभी तक ये ड्राफ्ट पेश नहीं हुआ और अरकान मुश्तरका इजलास में बैठ गए, तो ये कानूनी तौर पर गुंजाइश है इसकी कमेटी में सर बैठना? मैंने कहा सारी जिंदगी के इसी तरह के कामों में गुजर गई है, ये पहली दफा हम देख रहे हैं सारा कुछ। और फिर जो है ना, वो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, हम आपको समझाते हैं कि इसमें क्या है। तो अगर चेयरमैन कमेटी से हमने बात समझनी है या मिनिस्टर साहब से ये बात समझनी है, तो फिर हमको पार्टी की लीडरशिप से हदायत की जरूरत नहीं है, ना पार्टी के अंदर किसी डेलिब्रेशन की जरूरत है। फिर ये तो सारा कुछ अंगूठे लगवा के अपने पास रखवा, तो ये उसमें मसला था, उसमें एतराज उठाया गया, मैंने उठाया, मेरी वाइफ उसकी अपना नेशनल असेंबली में उसने उठाया। तो ये हमने एतराजात किए, जो है ना वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, बहुत जल्दी में थे। तो फिर बाइकाट करके आ गए हम, और हमने कहा कि इस सूरत हाल में काम नहीं वो कर सकते। फिर इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, 26th अमेंडमेंट में ये पार्टियां एक कमिटमेंट के साथ आई थी कि ये जो है ना, ये कमिटमेंट है, और इसको हमने इन चीजों को तस्लीम नहीं किया था। उस 26th अमेंडमेंट को तो आज रिवर्स किया जा रहा है। तो जब आपको जरूरत थी JUI की, उस वक्त तो आपने सारी चीजें मान ली, उस वक्त भी सारी चीजें आप लाए थे, उस वक्त आपने सारी चीजें मान ली। आज उसको आपके पास जो है ना कोई 4 नशिस्तें आ गई हैं कहीं इधर उधर से अल्लाह के वास्ते में, वो आप जो है ना उसकी के बाद उन नशिस्तों के जोर के ऊपर सारा जो है ना वो सारी जो जितनी एक्सरसाइज थी 5-6 हफ्तों की, वो 5-6 मिनटों में आप जो है ना या 5-6 घंटों में उसको जो है ना रिवर्स करने। अच्छा सर, आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि जो चीजें नहीं मानी गई या जो चीजें आप लोगों की तजावीज पर शामिल की गई थी, उसके हवाले से एक आईनी अदालत और आईनी बेंच का जो मामला है उसके हवाले से वजीर कानून कहते हैं और हुकूमत के दीगर लोग भी ये बात कह चुके हैं कि ये कुछ कहते हैं कि PTI की तजावीज पर, कुछ कहते हैं कि आपकी तजवीज पर, वजीर कानून आपकी तजवीज पर कहते हैं कि ये आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच बनाया गया था 26वीं तरमीम में। लेकिन हुआ ये कि बजाय इसके कि बोझ कम होता, वो बोझ वैसा का वैसे ही रहा। वही जजेस नॉर्मल केसेस भी वही सुन रहे थे और जो आईनी केसेस से वो भी यही सुन रहे थे। तो इसी वजह से फिर ये आईनी अदालत की तरफ मामले को लेकर गए। सर नहीं गलत कह रहे हैं। मैं नहीं कहता कि गलत कह रहे हैं, मगर ये कहूंगा कि ये दुरुस्त नहीं फरमा रहे हैं। एक तो ये है कि PTI हर पूरे मामले की शरीक थी, उसमें कोई कहीं पे भी वो ऐसा नहीं था कि वो शरीक नहीं, एक चीज में उसको एतमाद में लिया था मौलाना साहब ने। दूसरी बात ये है कि ये उस वक्त भी तजवीज यही थी और उस वक्त का आर्गूमेंट भी यही था। उस वक्त के आप क्लिप निकाल के देख लीजिए, यही आर्गूमेंट, यही इरशादात फरमाते थे मिनिस्टर साहब भी और उनके बाकी दोस्त भी, सब यही कुछ फरमाते थे। मगर उसके नतीजे में जो है ना वो आज जो है वो पहले से बुरा हाल हो गया। तो फिर अब जो कुछ करने जा रहे हैं ये मजीद बुरा हाल हो जाएगा। इसके बाद मिनिस्टर साहब कहेंगे कि जी ये तजर्बा नाकाम हो गया, अगर वो उस वक्त तक मिनिस्टर हुए तो। सही। अच्छा सर, कल आपकी पार्टी के ज़ियाउर रहमान साहब साथ मौजूद थे, वो दावा कर रहे थे कि 26वीं तरमीम में भी आर्टिकल 243 के हवाले से चीज़ें मौजूद थीं जिसे आप लोगों ने निकलवाया था। तो सर वो क्या निकात थे, कौन सी चीज़ें थीं जो निकलवाया गया था? वो थोड़ी सी डिफरेंट एंगल से थी, मगर 243 उसमें भी मौजूद था। मेरे पास उसका प्रपोज ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, वो किसी वक्त अगर मौलाना की इजाजत हुई तो वो शेयर कर दूंगा। उसमें भी बहुत सारी चीजें थी और इसमें किसी और एंगल से हैं, उसमें किसी और एंगल से मौजूदा चीजें हो रही हैं उससे मुख्तलिफ थी, दूसरे एंगल में थी। ठीक, अब उसको जो है वो किसी वक्त शेयर कर देंगे। फिर इस वक्त उस बात को छोड़िए, वो चीजें जो है ना वो भी जो है ना वो शेयर हो जाएंगी अल्टीमेटली। वो मेरा ख्याल ये था कि आज मैं एक टेबल बनाऊंगा, अगर आज ये कमेटी का जो है ना मामला दुरुस्त समत में चलता तो टेबल बनाते, फिर उसके सामने रखते कि कल का ये आर्गूमेंट था और ये
ये आपका प्रपोजल था। उसके बाद प्रपोजल वो बदली होते गए और किस शक्ल में बदली होते। कामरान साहब, कौमी असेंबली में तादाद हमारे सामने सर 237 है, वहां पर सेनेट में यहाँ पर सिर्फ 3 वोट्स और हुकूमत को दरकार है, और बड़ी हुकूमत पर उम्मीद है कि 13-14 तारीख तक ये हम मंजूर करवा लेंगे। तो आप क्योंकि बॉयकॉट कर रहे हैं इसका, आप मुस्तरद कर रहे हैं इन तरमीम को, तो अब आपका अगला लाए अमल क्या होगा? मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब का स्टेटमेंट शायद कोई आ गया होगा या आने वाला होगा। मेरी उनसे मौलाना साहब से बात हुई है, मैंने आज की जो रिपोर्ट है वो उनको अर्ज कर दी थी, और वो शायद मीडिया से बात कर चुके होंगे या बात करने वाले होंगे। सही सर, आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वो तो जा रहे हैं मुल्की एहतजाज की तरफ, आप की भी क्या उनके साथ शामिल होंगे या आप कोई अलग कुछ सोच रहे हैं? पॉलिसी मैटर मौलाना साहब खुद दे सकते हैं, मैं सिर्फ लीगल उसमें असिस्टेंस उनको देता हूँ, और बाकी पॉलिसी मैटर्स जो है मौलाना डिसाइड करते हैं। जो फैसला हो चुका है वो तो आप कामरान साहब बता सकते हैं ना? वो पार्टी के अदारे और मौलाना साहब की उसमें है, उनका इस्तिकाक है। मुझे जहाँ तक इजाजत होती है मैं वहां तक चलता। शुक्रिया आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। 27वीं तरमीम पर क्या मौक़िफ़ है आपका, इस पर बात कर रहे थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है, उनसे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। बात हो रही है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आम रहनुमा है, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की इजहार भाई। सबसे पहले तो ये कि जो 27वीं तरमीम के मंदरजात पे हम बात कर रहे हैं, इसके बजाय मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि 26वीं तरमीम पर भी आपसे वादा हुआ था आर्टिकल 140A के हवाले से 27वीं तरमीम में भी शामिल करने की बात हुई। कि हमने तो 140A के पीछे पड़े हुए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के साथ जी। 13 नुकात उसमें भी थे। पीडीएम के साथ जो मुआहदा हुआ जिसमें बिलावल साहब, फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, उसमें भी साइन थे, उसमें भी एक नुक्ता था। फिर दोबारा हमारे साइन हुए पहले के साथ, उसमें भी नुक्ता था। और जो हमारी 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई जिसमें लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये 140 से लाजमी तौर पर 27वीं तरमीम का पार्ट होगा, इसके साथ इसको पास करेंगे। टेक्निकली इशू ये हुआ कि क्योंकि हमारी 26वीं तरमीम से पहले हमने ये आईनी तरमीम फ्लोर में लेकर आ गए थे, और ये लॉ एंड जस्टिस में ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसके ऊपर मीटिंगें हो चुकी हैं, जिसमें आखिरी मीटिंग में ये हुआ था कि मुसव्वदा जो 140A के तमाम लीडरशिप को भेजा जाएगा और कंसेंसस किया जाएगा। तो जब ये फ्लोर पर आया तो आज आजम नजीर ताड़े साहब ने भी कैबिनेट में ये बात की कि वो ऑलरेडी क्योंकि पेंडिंग है लॉ एंड जस्टिस में, एक आईनी तरमीम ऑलरेडी फ्लोर के पास से जा चुकी है, तो रूल्स ये कहता है कि दोबारा उसे नहीं आना चाहिए। इस आईनी तरमीम को जब लॉ एंड जस्टिस में जाएगा तो वो उसके साथ क्लब डिस्कस होगा, उसके अलावा और भी बिल्स हैं। तो आज लॉ एंड जस्टिस की जो मीटिंग हुई, जो कि ज्वाइंट मीटिंग थी, उसमें हाफ पार्टली अभी तय हुआ है, कल सुबह 11 बजे फिर है, और कल सुबह 11 बजे हमारा बिल भी इसके साथ डिस्कशन में आएगा। तो ये इसकी टेक्निकल एक था जिसकी वजह से 27वीं तरमीम के इस ड्राफ्ट में नहीं है, लेकिन एज तरमीम हमारा वो ड्राफ्ट उसी कमेटी में मौजूद है जहाँ ये डिस्कशन हो रहा है। ठीक, अच्छा, एमक्यूएम हमेशा पर उम्मीद रहती है ना, लेकिन खाली हाथ रह जाती है। हम तो कम से कम यही देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। अब जब ये 26वीं तरमीम आ रही थी और फिर 27वीं तरमीम तक आप लोग कितने पर उम्मीद रहे, जरा सुन ले पहले, फिर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। पहले मायदे होते रहे ना, 30-30 नुकाती, 40-40 नुकाती, उनका नतीजा क्या निकला? अच्छा, वो हम वसाइल या पैकेज, फंड्स, तरक्याती और कुछ सहूलतें हम मांगते थे, और फिर जाके 2 वजारतों में बैठकर जो है वो अपने बुनियादी नजरिए को हम सरेंडर कर देते थे। इस बार हमने अपने बुनियादी एजेंडे को जो है वो सुप्रीम ऊपर रखा है। मजे की बात यह कि अभी तो ये मफाहिमती याददाश्त आज साइन हुई ना, लेकिन सेनेट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बिल इंट्रोड्यूस हो गया गुज़िश्ता पीर के रोज, और कायमा कमेटी में चेयरमैन सेनेट ने डाल दिया। एमक्यूएम के साथ एक मुआहदा और याददाश्त इलेक्शन से पहले दस्तखत किए थे। हमने आज इनको दोबारा यकीन दिलाया कि हम उस वादे पे कायम हैं। कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द हम बल्दियाती इदारों के लिए
आइनी तरमीम के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल कर ले। 26 में आइनी तरमीम के साथ कहा था कि हमारा ये आइनी तरमीमी पैकेज जो है वो शामिल किया जाए। हमसे ये वादा किया गया था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि ये 27वीं तरमीम के साथ इंशाअल्लाह हम इसको जोड़ेंगे। खाजी साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी देखें, सबसे पहली चीज तो मैं ये गुजारिश करूं कि इनके अपना जाती इख्तियारात की कोई बात कर रही है ना जाती तौर पे किसी मफाद, तो एक इज्तिमाई पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और हमारा मुसलसल मुतालबा यही है। और आपने देखा कि बाकी जमातों ने किस तरह एनएफसी पे तिल मिलाया है, 18 अमेंडमेंट के रोल बैक होने पे तिल मिला रही हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई 18 अमेंडमेंट को नीचे डिवॉल्व होना चाहिए। और आपको मैंने बताया कि स्पीकर हाउस से ये हमें रूल्स एंड प्रोसीजर के जरिए पता चला कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है। मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर सेशंस हो चुके हैं, तो दोबारा वो इसका पार्ट टेक्निकली नहीं बन सकता अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बिजनेस। लेकिन आज भी काबीना में ये बात हुई है, मुस्तफा भाई ने भी ये बात की है मीडिया पे, वजीर आजम ने और लॉ मिनिस्टर ने इस पूरी काबीना में गैर मशरूत तरीके से इसकी हिमायत की और कहा जैसे ही ये 27वीं तरमीम कमेटी में जाएगी, ज्वाइंट कमेटी में, तो ये उसका डिस्पार्ट होगा। अच्छा भाई, ये जो आपका बिल है ना, ये 2 साल से सर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो 2 साल से जो चीज नहीं हुई है, पीपल्स पार्टी को नहीं राजी कर सके, वो सुबह 11 बजे तक कैसे करके मैंने तो आपसे बात की नहीं कि मनाने, कल तो ये टेबल होना है लॉ एंड जस्टिस में और उस मेजोरिटी वोट से तय होना है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी, जरूरतन करेगी, क्योंकि ज़ाहिर सिंध में वो अपने इख्तियार नहीं देना चाहते, वो तो 1000 रुपए भी डिवॉल्व नहीं करना चाहते। लेकिन कम से कम किरण, हमने अपना काम बड़ी कामयाबी से किया और पीएमएलएन उसको वोट करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि पीएमएलएन वोट ना करे फिर तो हमारी महाज पे नाकामी है। और पीएमएलएन वोट करती है, उसके सेनेटर वोट करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से हमने रिक्वेस्ट की है और इसी तरीके से और जमातों से की है। तो ये फाइनली वोटिंग में पता चलेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इस बार 148 के ऊपर गैर संजीदगी हुई या हमारे साथ उसके अंदर कोई मुबालगा आई हुई, तो फिर तो हतमी तौर पर हम अपनी पोजीशन तय करने में हक बजा नहीं पाओगे और पार्टी के अंदर फिर इसको डिस्कस करेंगे कि जब हम सर्व ही नहीं कर पा रहे, हुकूमत का इतनी मुश्किलात में हमने साथ दिया और पीपल्स पार्टी की मनूवरिंग की वजह से अगर कोई हुकूमत ब्लैकमेल होती है, और फिर जाहिर सी बात है ये बिल सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन नहीं, हमने तो अपने अस्करी इदारों को भी इसमें ऑन बोर्ड लिया है, क्योंकि उसमें उनका भी बड़ा रोल है इस डिवोल्यूशन में, अवाम को एम्पावर करने में, ना सिर्फ अंदरूनी खाना जो खारजी मामला दहशतगर्दी है, इंतशार है, ये तो बिल प्रोटेक्ट करेगा। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी इस बिल की बड़ी जरूरत है। हनीफ अब्बासी साहब भी ये कह के गए कि पीएमएलएन की हद तक तो आपकी हिमायत की जाएगी। अब मुझे बताइए, अगर ये बिल मंजूर नहीं होता तो फिर क्या फैसला कर सकते हैं आप? क्या इत्तेहाद से अलग भी हो सकते हैं? देखिए किरण, अगर मिसाल के तौर पर हमें तो पीएमएलएन से उम्मीद है ना, इत्तेहादी पीएमएलएन के हैं, गो के सिग्नेटरी बिलावल साहब भी हैं हमारे मुआहिदे के। लेकिन जाहिर सी बात है कि 2 साल हम ये देख रहे हैं कि हमारा शहरी सिंध पिछले 17 साल से तबाह है। हमारे पास उम्मीद की यही तो एक किरण है। हमने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट इसलिए किया कि वो एक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट बल्दियाती, नाकारा बल्दियाती निजाम है। तो हमें फिर ज़ाहिर इख्तियारात ही नीचे डेवलप करने। अच्छा, ये इख्तियार हमने नहीं डेवलप करने, ये पीपल्स पार्टी के मेयर, पीपल्स पार्टी के ये जमात के चेयरमैन जो इसमें मौजूद हैं, ये तो ये फायदा हासिल करेंगे। सही। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि एनएफसी में कमी और सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शहरियत पर पाबंदी की तजवीज को मुस्तरद कर रही है पीपल्स पार्टी, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, अभी इस बिल का ये जो क्लॉज है ये वाली डिस्कशन में नहीं आया। आज तक जो आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे ही आएगा। लेकिन हमारी इसमें मौक़िफ़ है कि दोहरी शहरियत पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए और एनएफसी के अंदर भी खास तौर पे जो अखराजात हैं वो विफाक ही कर रहा है, चाहे सूबे के अंदरूनी मामलात हो, सूबे के अंदर दहशतगर्दी हो या इंतशार हो, तो वो अखराजात कहीं ना कहीं सूबों को भी बैलेंस। अभी वो डिस्कशन, लेकिन आप उमूमी तौर पे इसके हामी हैं। आप उमूमी तौर पे इसके हामी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।